Hello dear friends, today lecture number 9 on order number 5. Order number 5 of CPC सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर हमारे पास CPC के अंदर ऑर्डर आज कौन सा डिस्कस करने जा रहे हैं हम ऑर्डर नंबर 5, जो कि हमारे पास डील्स करता है इशू एंड सर्विस ऑफ समन्स इशू और सर्विस ऑफ समन्स से किसकी बात कर रहा है, इशू ऑफ समन्स या फिर सर्विस ऑफ समन्स। दोनों चीज़ों को पहले आपने टाइटल देखना है इनका। हमारे पास कैसे पढ़ेंगे, इशू ऑफ समन्स अलग अलग करके पढ़ें, स्प्लाइट करके पढ़ें आप। इशू ऑफ समन्स और हमारे पास सर्विस ऑफ समन्स। बेसिकली ये इनका टाइटल है, मगर इनको एक साथ लिख दिया गया है तो काफ़ी स्टूडेंट्स इसकी कंफ्यूजन में आ जाते हैं और समझ नहीं पाते। ठीक है, तो ये बात कर रहा है हमारे पास सम्मन की। सम्मन मीन्स हमारे पास क्या होता है, एक कोर्ट की तरफ से बुलावा होता है कि आप हमारे पास कोर्ट में आप आएँ और आप जवाब दाखिल करें। आ रही बात समझ में। हम आगे चलते हैं रूल पर। रूल नंबर जो 1 है हमारे पास, ऑर्डर 5 रूल 1 क्या बात करता है, हमारे पास सम्मन की बात करता है। सम्मन्स। ऑर्डर 5 रूल 1 बात कर रहा है सम्मन की। व्हेन अ सूट हैज़ बीन ड्यूली इंस्टीट्यूटेड, summons may be issued to the defendant to appear and answer the claim on day to be therein specified। जिस दिन हमारे पास सूट ड्यूली इंस्टीट्यूट हुआ, मीन्स एडमिशन सूट की हुई, उसी दिन कोर्ट जो है प्रोसेस हमारे पास समन इशू करेगी। किस पर, डिफेंडेंट पर, या तो फिर वो अपीयर हो, ठीक है, डिफेंडेंट पर कि अपीयर हो और वो उनका जवाब दे। किस दिन, स्पेसिफाइड डेट, जो कि हमारे पास डेट लिखी हुई होती है समन में कि आप इस डेट को कोर्ट के अंदर हाजिर होकर अपना जवाब दाखिल करवाएं। इसका प्रोविजो है, प्रोवाइडेड दैट नो सच समन शैल बी इशूड व्हेन द डिफेंडेंट हैज़ अपीयर्ड एट द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट एडमिटेड द प्लेंटिफ्स क्लेम। पहले हमारे पास रूल 1 के सब रूल 1 में क्या बात कर रहा था कि समन इशू होंगे, ठीक है। और नंबर 2 में क्या बात कर रहा है, और हमारे पास प्रोविजंस में बात कर रहा है कि समन इशू नहीं होंगे अगर डिफेंडेंट उसी दिन ही आकर क्या कर लेता है, एडमिट कर लेता है। वो हमारे पास एडमिट कर लेता है क्लेम को। जो प्लेंटिफ ने क्लेम कर रहा है वो उसको उसी वक्त ही एडमिट कर रहा है, तो फिर इशू हमारे पास समन इशू होने की ज़रूरत नहीं है। अब डिस्कस करने जा रहे हैं सब रूल 2। रूल 1 सब रूल 2 ये बात करता है, अ डिफेंडेंट टू हुम अ समन हैज़ बीन इशूड अंडर सब रूल 1 में अपीयर। जो जिस शख्स को सब रूल 1 के तहत इशू हमारे पास सर्व हुए हैं, क्या हमारे पास सर्व हुए हैं, समन सर्व हुए हैं, वो अपीयर होगा, या तो फिर खुद अपीयर होगा इन पर्सन, ठीक है। और बी में कह रहा है कि कोई भी उसका वकील आए, ठीक है, जो कि मुकम्मल तौर पर जवाब दे सके, ठीक है। उसके बाद सी में कह रहा है कि बाय अ प्लीडर accompanied by some person able to answer all such question, या तो फिर वो जो काउंसलर आ रहा है एडवोकेट, उसके साथ कोई और भी शख्स जो कि जवाब देने के लिए काबिल हो। उसके बाद सब रूल 3 में हम बात करते हैं कि जो भी समन हमारे पास कोर्ट से निकलते हैं सब रूल 3 में, वो क्या हो, ड्यूली साइन हो। आ रही बात समझ में, साइंड होंगे और कोर्ट की सील लगी होगी।
जिस पर फॉर एग्जांपल एक मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, ए ने बी पर कोई सूट फाइल किया, कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट समन इशू करेगी किस पर, बी पर। आ रही बात समझ में? जो बी पर समन इशू किए, ठीक है, वो समन क्या होंगे, ड्यूली साइंड और प्लस में कोर्ट की सील होगी। सील में स्टैम्प, कोर्ट का जो स्टैम्प होगा वो लगा होगा वहाँ पर। आ रही बात समझ में? उसके बाद हम चले जाते हैं अब रूल नंबर 2 पर, सीपीसी के रूल 2 में। ऑर्डर 5 रूल 2। रूल 2 बात करता है कॉपी ऑफ स्टेटमेंट अनेक्स्ड टू समन्स। जो भी समन इशू हुए कोर्ट के, ठीक है, उनके साथ क्या होगा, हमारे पास अनेक्स एक स्टेटमेंट होगी छोटी सी, या फिर जो ए ने जो केस फाइल किया है बी पर, उसकी प्लेंट की कॉपी होगी। आ रही बात समझ में? समन के साथ समन प्लस प्लेंट की कॉपी, और या फिर प्लस में नहीं, या फिर एक कंसाइज स्टेटमेंट, एक कंसाइज स्टेटमेंट हो कि आपके खिलाफ ये मुकदमा दायर हुआ है, आप मेहरबानी करके कोर्ट में आएँ, ठीक है। वो कैसे, फॉर एग्जांपल समन हुआ, समन के साथ तो प्लेंट की कॉपी जाती है। जो भी हमारे पास ए ने क्लेम किया बी के खिलाफ, उसकी पूरी मुकम्मल कॉपी जानी चाहिए। अगर नहीं जा रही, फॉर एग्जांपल किसी रीज़न की वजह से, ऐसा हो सकता है कि हमारे पास प्लेंट बहुत सारी है और डिफेंडेंट काफ़ी सारे हैं। ऐसा भी हो सकता है जहां पर प्लेंटिफ 1 है और डिफेंडेंट हमारे पास 20 है। डिफेंडेंट कितने हैं हमारे पास? पूरे 20 डिफेंडेंट। तो फिर वो क्या होंगे, एक कंसाइज छोटी सी को स्टेटमेंट होगी, बयान होगा कोर्ट की तरफ से कि आपके अगेंस्ट में ए ने ये क्लेम किया है, आप कोर्ट में आकर जवाब दाखिल करें। इसके बाद हम चलते हैं रूल नंबर 3 पर। ये बात समझ में आ गई आपको? इसके बाद रूल नंबर 3 पर चलते हैं। रूल नंबर 3 क्या बात करता है? रूल नंबर 3 बात करता है कोर्ट में ऑर्डर डिफेंडेंट और प्लेंटिफ टू अपीयर इन पर्सन। कोर्ट हमारे पास बात करता है कि जब भी कोर्ट चाहे, कोर्ट में ऑर्डर डिफेंडेंट और प्लेंटिफ टू अपीयर इन पर्सन। हमारे पास रूल 3 के सब रूल 1 में किसकी बात करता है? जब भी कोर्ट चाहे तो डिफेंडेंट को इन पर्सन कॉल कर सकती है। और सब रूल 2 के अंदर, इसी के सब रूल 2 के अंदर प्लेंटिफ को इन पर्सन कॉल कर सकती है। कोर्ट प्लेंटिफ को इन पर्सन कॉल कर सकती है। आ रही बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर है? फिर भी मैं थोड़ी बेयर रीडिंग इसकी कर लेता हूँ रूल 3 की। वेयर द कोर्ट सीज रीजन टू रिक्वायर द पर्सनल अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट। जब भी कोर्ट ये समझे कि जो डिफेंडेंट हैं वो खुद कोर्ट में उनका पेश होना ज़रूरी है, द समन शैल ऑर्डर हिम टू अपीयर इन पर्सन, तो फिर उन पर हमारे पास समन इशू होंगे कि आप खुद कोर्ट में आएँ ऑन द डे देयर इन स्पेसिफाइड। जो दिन नोटिस के अंदर, समन के अंदर बताया गया है, उस दिन पर आप लाजमी आएँ, ठीक है। सब रूल 2 बात कर रहा है प्लेंटिफ की। वेयर द कोर्ट सीज रीजन टू रिक्वायर द पर्सनल अपीयरेंस ऑफ द प्लेंटिफ ऑन द डे इट शैल मेक एन ऑर्डर फॉर सच अपीयरेंस। कोर्ट जब भी ये समझती है कि हमारे पास प्लेंटिफ का आना ज़रूरी है, प्लेंटिफ की बहुत ज़रूरत है हमें कोर्ट के अंदर, इस सूट के अंदर, तो फिर कोर्ट उनको प्लेंटिफ को भी इन पर्सन कॉल कर सकती है। उसके बाद हम चलते हैं रूल नंबर 4 पर। ऑर्डर 5 रूल 4 के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि नो पार्टी शैल बी ऑर्डर टू अपीयर इन पर्सन अनलेस ही रिजाइड्स। किसी भी पार्टी को ऑर्डर नहीं कर दिया जाएगा कि आप कोर्ट में आएँ, इन पर्सन कोर्ट में आएँ।
कब नहीं ऑर्डर किया जाएगा, ठीक है, जब तक वो हमारे पास कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में ना हो। कोर्ट किसको समन इन पर्सन किस शख्स को बुला सकती है, चाहे प्लेंटिफ हो चाहे डिफेंडेंट हो, मगर किसको, जो कि रिजाइड करता हो ऑर्डिनरी, कहाँ पर रिजाइड करता हो, हमारे पास कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में। मगर सब रूल 4 बात कर रहा है कि जो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में नहीं, कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में नहीं, उनको कोर्ट इन पर्सन कॉल नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल एक बात करता है कि विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द कोर्ट्स ऑर्डिनरी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, कि जब तक जो बंदा है, जिस पर्सन को कॉल की गई है, वो कोर्ट की ही अहाते में जुरिस्डिक्शन में हो, तब भी उसको कॉल की जाएगी। कहाँ पर हो, हमारे पास ए बात करता है कि कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में हो, तब भी उसको इन पर्सन हम कॉल कर सकते हैं। और बी बात करता है कि जो भी शख्स हो उसका क्या करता हो, बिजनेस संभालता हो। फॉर एग्जांपल बिजनेस, या फिर हमारे पास कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर आता हो, जैसा कि हम कहते हैं 5/6 डिस्टेंस, ठीक है, या फिर 200 किलोमीटर्स, 200 किलोमीटर्स की हदूद तक अगर डिफेंडेंट रहता है, कोर्ट से लेकर, कोर्ट की बिल्डिंग से लेकर 200 की हमारे पास मुफासले पर रहता है, तो भी कोर्ट उनको इन पर्सन कॉल कर सकती है। इसके अलावा कोर्ट इनको इन पर्सन कॉल नहीं कर सकती। आ रही है बात समझ में? अब आपने ये समझना होगा कि हमारे पास 5/6 जो है क्या है, ठीक है। एक मेल हमारे पास कितने के बराबर होता है, 1 मेल। 1 मेल हमारे पास बराबर होता है 1 मेल इक्वल टू 5280 फीट, ठीक है। और हमारे पास 1/5/6 इक्वल टू कितने होंगे मेल के हिसाब से, ये होंगे 4400 फीट। इतना कोर्ट के करीब होगा तो ही इसको इन पर्सन हम कॉल कर सकते हैं, इसके अलावा हम इसको कॉल नहीं कर सकते। यहाँ तक क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर है तो फिर इसके आगे हम चलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम रूल डिस्कस करते हैं, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 हमारे पास बात करता है रूल नंबर 5 किसकी बात कर रहा है? रूल नंबर 5 बात कर रहा है समन टू बी आइदर टू सेटल इश्यूज आर फॉर फाइनल डिस्पोजल। रूल नंबर 5 किसकी बात कर रहा है? हमारे पास सेटल इश्यूज या फिर फाइनल डिस्पोजल। फाइनल डिस्पोजल किसकी बात कर रहा है? फाइनल डिस्पोजल क्या? फाइनल डिस्पोजल ऑफ सूट। The court shall determine at any time of issuing the summons whether it shall be for the settlement of issues only or for the disposal of the suit, and the summons shall contain a discretion accordingly. Summons जो इशू हो रहे हैं कोर्ट के, वो हमारे पास सेटलमेंट इश्यूज़ के भी हो सकते हैं कि आपके जो सूट फाइल किया है या फिर आपके अगेंस्ट में जो सूट फाइल हुआ है, इसके इश्यूज़ फाइल फ्रेम हो रहे हैं, आप कोर्ट में अपीयर होना है आपको, ठीक है। या फिर इस डेट पर ही कोर्ट समन कर सकती है कि जो आपका जो क्लेम है, सुप्लेंट है, वो या तो फिर जो आपके अगेंस्ट में जो क्लेम है वो
उनका फाइनल डिस्पोजल है, आप बराए मेहरबानी कोर्ट में आएँ। ये रूल नंबर 5 हो गया। मगर यहाँ पर एक प्रोविजो दिया गया हमारे पास, प्रोविजो, इसको हम प्रोविजंस भी कहते हैं, कि जब ये सम्मन जो है स्मॉल काज कोर्ट की बात कर रहे होते हैं तो फिर स्मॉल काज कोर्ट में सेटलमेंट ऑफ इशू की ज़रूरत हरबरू नहीं होती है। वहाँ पर क्या होता है, सिर्फ सेटलमेंट ऑफ इश्यूज़ ही होते हैं। आ रही बात में किसकी बात, स्मॉल काज कोर्ट, स्मॉल काज कोर्ट। रूल नंबर 6 पे चलते हैं हम। रूल नंबर 6 कह रहा है कि फिक्सिंग डे फॉर अपीयरेंस ऑफ डिफेंडेंट। रूल नंबर 6 किसकी बात कर रहा है, फिक्सिंग डे, फिक्सिंग डे फॉर द अपीयरेंस ऑफ डिफेंडेंट। डिफेंडेंट की अपीयरेंस के लिए कोई दिन मुकर्रर करना, इसकी बेरीडिंग कर लेते हैं। द डे फॉर द अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट शैल बी फिक्स्ड विथ रेफरेंस टू द करंट बिजनेस ऑफ द कोर्ट, द प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ द defendant and the time necessary for the service of the summons, and the day shall be so fixed as to allow the defendant sufficient time to enable him to appear and answer on such day। जब भी कोई दिन मुकर्रर कर दिया जाता है डिफेंडेंट का आने का, तो फिर डिफेंडेंट से का जो डिस्टेंस है कोर्ट से लेकर जहाँ पर वो रेजिडेंट है उनकी, उस हिसाब से सफिशेंट टाइम दिया जाएगा। डिफेंडेंट को कौन सा टाइम दिया जाएगा, सफिशेंट, ताकि वो कोर्ट में आसानी से पहुंच सके। आ रही बात समझ में, या तो फिर कोर्ट जैसा मुनासिब समझे। उसके बाद हम चलते हैं रूल नंबर 7 पर। रूल नंबर 7 हमारे पास बात करता है समन टू ऑर्डर डिफेंडेंट टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स रिलाइड ऑन बाय हिम। फॉर एग्जांपल, ए ने बी पर सूट फाइल किया, ठीक है, सूट चला, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज भी हो गए। उसके बाद कोर्ट कहती है बी को, डिफेंडेंट को, कि अपने जो भी आप डॉक्यूमेंट्स रिलाई करते हैं, जिन पर आप रिलाई करते हैं या फिर अपने सूट को सपोर्ट करते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आपके हैं वो क्या करें, प्रोड्यूस करें कोर्ट में, वो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करें। यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद रूल नंबर 7 भी ऐड कर दिया गया है लाहौर की हाई कोर्ट ने, कि जब ये मैटर हमारे पास डिफेंस का हो, रूल नंबर 7 की बात कर रहे हैं, लाहौर की अमेंडमेंट के अंदर है, जब डिफेंस का मैटर हो, ठीक है, या फिर सेट ऑफ हो। सेट ऑफ आपने समझा है कि सेट ऑफ क्या होता है। कोई फॉर एग्जांपल सेट ऑफ क्या होता है, ए ने सूट किया बी पर कि सर मेरे बी की तरफ से 50,000 रुपये रहते हैं वो मुझे दिए जाएं, मगर बी क्या करता है, ए पर कर देता है कि सर मेरे भी इनके ऊपर 30,000 रुपये रहते हैं, ठीक है, वो आप मुझे इनसे लेके दें, तो फिर क्या होगा, ये सेट ऑफ होगा। आ रही है बात समझ में, यहाँ तक बात क्लियर है। तो फिर हम चलते हैं, हमारे पास पोजीशन या फिर पावर आर नॉट। जब हमारे पास सेट ऑफ की बात हो जाए या डिफेंस की बात हो जाए, तो फिर कोर्ट भी उन डॉक्यूमेंट्स को कॉल कर सकती है जो कि इनके पोजीशन में हो, ठीक है, पोजीशन में हो या फिर उनके पावर में हो या फिर ना हो, नॉट इन हिज और हर पोजीशन। जो भी एविडेंस वो सपोर्ट करना चाह रहा है वो डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में पेश करे, जो भी इन्होंने लिस्ट दी थी डॉक्यूमेंट्स की अनेक्स्ट करके। उसके बाद हम चलते हैं रूल नंबर 8 पर। यहाँ तक अगर कोई भी सवाल हो तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। रूल नंबर Rule number 8 on issue of summons।
ऑन इशू ऑफ समन्स फॉर फाइनल डिस्पोजल डिफेंडेंट्स टू बी डायरेक्टेड टू प्रोड्यूस हिज विटनेसेस। जहाँ जब भी कोई हमारे पास सेटलमेंट ऑफ इश्यूज होते हैं, इशू फ्रेम होते हैं, उसके बाद लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी देते हैं, ठीक है। उनकी बात हो गई रूल 7 के अंदर कि आप वो डॉक्यूमेंट्स जो आपने लिस्ट दी थी वो प्रोड्यूस करें। अब रूल 7 में ये बात कर रहा है कि आपने जो इशू फ्रेम हुए थे उसके बाद आपने जो लिस्ट ऑफ विटनेसेस दी थी उनको आप कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस करें। रूल नंबर 8 क्या बात कर रहा है? प्रोड्यूस्ड या फिर प्रोडक्शन ऑफ विटनेसेस। विटनेसेस हमेशा इन पर्सन कॉल किए जाते हैं। अगर कोई ऑफिशियल हो तो फिर वहाँ पर एग्जेम्पशन है कि सबऑर्डिनेट ऑफिसर को या फिर किसी और ऑफिसर को अथोराइज करके कोर्ट में कॉल कर दिया जाएगा। वहाँ पर भी एक ऑप्शन है, जबकि कोई इंसान कोई इन पर्सन विटनेस होकर नहीं आ सकता है तो फिर उसके बिहाफ पर 2 हमारे पास विटनेस अपॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। एक कमीशन छोटी सी बनेगी, वो विटनेस के पास जाएगी, उसकी गवाही लेकर कोर्ट में पेश करेंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चलते हैं हम रूल नंबर 9 पर। रूल नंबर 9 क्या बात करता है? डिलीवरी और ट्रांसमिशन ऑफ समन्स फॉर सर्विस। कि हमारे पास जो भी सर्विस हैं, आ रही बात समझ, समन जो इशू होंगे वो कैसे इशू होंगे, कैसे सर्व होंगे लोगों पर, किसी भी पर्सन पर कैसे सर्व होगा। या तो फिर वो डिलीवरी मीन्स उनके हवाले कर देना, डिलीवरी, आ रही बात समझ में, उनके मीन्स हवाले करना कोई चीज़, या तो फिर क्या करना, टेंडर्स, ठीक है, टेंडर करना, या तो फिर उनको मीन्स ऑफ़र करना, जाके देना। थोड़ी बेयर रीडिंग कर लेते हैं, थोड़ी कन्फ्यूजन है। वेयर द डिफेंडेंट रिजाइड विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट इन विच द सूट इज इंस्टीट्यूटेड। जहाँ पर डिफेंडेंट कोर्ट की दायरा इख्तियार में रहता है जहाँ पर सूट फाइल हुआ है, आर हैज़ एन एजेंट रिजाइड विद इन द जुरिस्डिक्शन हु इज़ एम्पावर्ड टू एक्सेप्ट द सर्विस ऑफ द समन्स। या फिर कोई उसका एजेंट है जो कि कोर्ट की समन्स को एक्सेप्ट कर सकता है। Shall unless court otherwise directs be delivered to sent to the proper officer to be served by him or one of his subordinates। या तो फिर कोर्ट किसको समन करे, या तो फिर किसी ऑफिसर को, कोर्ट के ऑफिसर को, मीन्स हमारे पास सर्विंग ऑफिसर होते हैं जो जैसा कि टपाली होते हैं हमारे पास पोस्ट ऑफिस के, ठीक है। कोर्ट के अंदर भी होते हैं जैसा कि बैलिफ। बैलिफ क्या है? हमारे पास कोर्ट का ऑफिसर है, एक प्रॉपर ऑफिसर है, उसको दिया जाएगा कि आप सर्विस करवाएं। उसके बाद चलते हैं रूल नंबर 9 के सब रूल 2 पर। द प्रॉपर ऑफिसर मे बी एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। मीन्स प्रॉपर ऑफिसर कोर्ट मीन्स प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट जो कि हमारे पास बैलिफ होता है। आ रही बात समझ? उसके बाद चलते हैं रूल नंबर 3 पर। रूल नंबर 9 के सब रूल 3 पर। अनलेस द रूल अदरवाइज डायरेक्ट द प्रॉपर ऑफिसर of an officer authorized by him in this behalf shall cause the service summons and return it to the court within 15 days of issue of summons। जिस भी ऑफिसर को जो समन इशू कर दिए गए हैं कोर्ट के ऑफिसर को, वो 15 डेज़ के अंदर कोर्ट को वापस जवाब दाखिल कराएगा कि किसी ने सर्विस ली, किसी ने नहीं ली, ठीक है। जो भी है ड्यूली सर्व हैं, नॉट ड्यूली सर्व हैं, या फिर रिफ्यूज़ड किया गया है। उसके बाद चलते हैं रूल नंबर 10 पर। रूल 10 किसकी बात कर रहा है? मोड की बात कर रहा है, मोड ऑफ सर्विस। मोड ऑफ सर्विस। सर्विस ऑफ द समन्स shall be made by delivering or tendering a copy thereof signed by the judge or such officer as he appoints in this behalf and sealed with the seal of the court। ये मोड मीन्स क्या तरीका है हमारे पास सर्विस करवाने का। पहले मैंने बात कर दी थी 9 में, थोड़ी सी डिस्कस कर लिया था, अभी भी फिर भी ये खुद रूल जो है 10 वो डिस्कस कर रहे हैं हम कि या तो फिर जो कॉपी है वो उनको फ्राहम कर दी जाए, डिलीवर कर दी जाए। डिलीवर करना मीन्स फ्राहम करना। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक नोटिस है कोर्ट का, ये मैंने ए है
ये हमारे पास क्या है, बैलिफ है, बैलिफ आ रहे हैं बी के पास, सर ये ले आपके नोटिस कोर्ट के, ठीक है। ये हो गया क्या, डिलीवर। या तो फिर ए जो है फॉर एग्जांपल क्या है, सर्विंग ऑफिसर है, पोस्ट ऑफिस वाले हैं, ये जा रहे हैं बी के पास, सर आपके खिलाफ ये सूट फाइल हुआ है, ये आपके नोटिस हैं, आप ये सर्व करें, ठीक है। ये क्या होगा, टेंडरिंग मीन्स पेश करना, ये क्या। और वो जो हमारे पास सर्विस समन्स होंगे वो क्या होंगे, ड्यूली सील्ड होंगे कोर्ट के। आ रही बात समझ में, जज के साइन भी होंगे उन पर और सील भी होगा। उसके बाद लाहौर की अमेंडमेंट है, ठीक है। इसी के अंदर थोड़ी सी अमेंडमेंट दी गई है, रूल नंबर 10 के अंदर एक प्रोविजंस दी गई है, प्रोवियो है कि प्रोवाइड दैट इन एनी केस इफ द प्लेंटिफ विशेस द कोर्ट में सर्व द समन्स इन द फर्स्ट इंस्टेंस बाय द रजिस्टर्ड पोस्ट। जब भी कोई सूट फाइल होता है, ए ने बी पर किया सूट, तो फिर ए चाहता है कि मुझे इमरजेंसी है, अर्जेंसी है, तो कोर्ट से अर्ज कर सकता है और कोर्ट उसी दिन ही अर्जेंट में पोस्ट इशू कर सकती है। जैसे कि हमारे पास रजिस्टर्ड पोस्ट है, ए डी कहते हैं हम, एक्नॉलेजमेंट ऑफ ड्यू। आ रही बात समझ में। उसके बाद हम चलते हैं रूल नंबर 10A। रूल नंबर 10A आप यहाँ तक आप देख लें थोड़ा सा, अगर किसी भी किस्म का कोई सवाल हो तो आप नोट कर लें और मुझे कमेंट में कमेंट्स करके बताइएगा। अब चलते हैं रूल नंबर 10A है सर्विस बाय पोस्ट। सर्विस बाय पोस्ट। पोस्ट क्या, पोस्ट जो ऑफिस है उसके ज़रिए, ये एक सरकारी इदारा है हमारे पास पोस्ट, उसके थ्रू हमारे पास तकरीबन जो कोर्ट का जो प्रोसीजर है वो हमारे पास गवर्नमेंट जो हमारे पास इदारा है पोस्ट, उसके थ्रू ही हमारे पास ड्यूली सर्व होते हैं। उसके अलावा भी होते हैं जैसे कि TCS हो गए हमारे पास, और भी हो गए, कोई भी हमारे पास ऐसा जो इदारा हो जो कि कोरियर का काम कर रहा हो। हमारे पास इसकी बैरिंग करते हैं सिम्यूल्टेनियसली विथ द इशू ऑफ समन्स अंडर रूल 9 देयर शैल बी सेंट अनलेस अदरवाइज ऑर्डर बाय द कोर्ट टू द डिफेंडेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट acknowledgement due and other copy of the summons signed and sealed in the manner provided in the rule 10। बात क्लियर है। मीन्स जो भी रूल 9 के तहत डिलीवरी करवाई है, ठीक है, वो क्या होगी, सिम्यूल्टेनियस इशू ऑफ समन्स अंडर रूल 9 देयर शैल बी सेंड, वो भेज दिए जाएंगे किसको, अनलेस ऑर्डर बाय द कोर्ट, जब तक कोर्ट का कोई ऑर्डर ना हो, टू द डिफेंडेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेज दी जाएगी। उसके बाद सब रूल 2 है एन एक्नॉलेजमेंट परपोर्टिंग टू बी साइंड बाय द डिफेंडेंट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द रजिस्टर्ड कम्युनिकेशन और इंडोर्समेंट बाय पोस्टल एम्प्लॉय। जो भी हमारे पास सर्विंग ऑफिसर डिफेंडेंट पर सर्विस करवा रहे हैं वो सब रूल 2 के तहत जो भी सर्विस कर रहे हैं उनसे साइन करवाएंगे, उनसे एंडोर्समेंट लेंगे कि हाँ मुझे ये सर्विस ड्यूली सर्व हो गई है, वो कोर्ट में आकर जमा करेंगे, ठीक है। एम्प्लॉय पोस्टल एम्प्लॉय जो होंगे हमारे पास सर्विस इशू करवाने वाले, और दैट डिफेंडेंट रिफ्यूज टू टेक डिलीवरी ऑफ द सेम, अगर डिफेंडेंट रिफ्यूज़ कर रहा है, इनकार कर रहा है हमारे पास सर्विस जो है एक्सेप्ट करने से, सर्विस सर्व्ड करने से मना कर रहा है, तो क्या होगा, shall be deemed by the court issuing summons to be prima facie proof of service of summons। अगर ये हमारा जो सर्विंग ऑफिसर होते हैं, पोस्टल एम्प्लॉय होते हैं, जो बैलिफ वगैरह, वो अगर कोर्ट में आकर कह दें कि सर इन्होंने नोटिस लेने से रिफ्यूज़ कर दिया, तो फिर वो माना जाएगा कि ड्यूली सर्व हो गए हैं। आ रही बात समझ में। मगर यहाँ पर ऐसा होता है कि हमारे पास बैलिफ तकरीबन जो हैं वो सिंसियरिटी नहीं दिखाते और डिफेंडर्स तक पहुंचते ही नहीं हैं, उससे पहले ही बता देते हैं कि इन्होंने नोटिस लेने से इनकार कर दिया था। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब सब रूल जो 2 है उसके अंदर लाहौर की हाई कोर्ट ने कुछ अमेंडमेंट्स की है। एक वर्ड है हमारा रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड की जगह पर रख दिया है वर्ड कोरियर सर्विस।
मीन्स कोई भी हो, लाजमी नहीं है कि आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू करें। एक वर्ड है रजिस्टर्ड, इसमें अमेंडमेंट की हाई कोर्ट ने, रजिस्टर्ड की जगह पर क्या कर दिया, कोरियर सर्विस। अब कोरियर सर्विस क्या है, फॉर एग्जांपल TCS या फिर OCS या फिर ल्यूपर्ड्स, ये सब हमारे पास कोरियर सर्विस हैं। ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट जो हमारे पास इदारा है वो सोचते हैं TCS से फ़ौरन जाता है और TCS वाले बैक आपको कॉल भी कर लेते हैं कि आपके नोटिस जो है ड्यूली सर्व हो गए या फिर सर्व होने से हमारे पास रिफ्यूज़ कर रहे हैं। तो फिर हमारे पास रूल नंबर 10A का सब रूल 2, उसके अंदर हमारे पास अमेंडमेंट नंबर 2 जो है वो वर्ड है पोस्टल की। पोस्टल की जगह पर क्या वर्ड रख दिया गया, अमेंडमेंट कर दी है कोरियर मैसेंजर को, कोरियर मैसेंजर या फिर कोई भी कोरियर मैसेंजर हो उसके थ्रू भी हमारे पास सर्विस हो सकती है। यहाँ तक बात क्लियर है। आज हमने डिस्कस किया है रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 10A, रूल नंबर 1 to रूल नंबर 10A ऑफ ऑर्डर नंबर 5। अगर यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो, किसी भी तरह का कोई भी सवाल आपके जहन में हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इनको डिटेल में भी हम डिस्कस कर सकते हैं, मगर इतना ये इम्पोर्टेंस नहीं है। इम्पोर्टेंट तो है, मगर आप जब कमेंट्री पढ़ेंगे तो उसके अंदर बहुत ही रेयर केसेस में आपको इशू का हमारे पास प्रॉब्लम आती है, बहुत रेयर केसेस में, नहीं तो फिर तकरीबन सर्विस हमारी हो जाती है किसी न किसी तरीके से। इसलिए जो हमारे पास ऑर्डर 6 है, ऑर्डर 7 है और ऑर्डर 8 है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऑर्डर 9 भी। ठीक है, ये हमारे पास डिस्कस कर लिए। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रूल नंबर 11 से लेकर। आ रही बात समझ में? ठीक है, थैंक यू सो मच।